नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति और विरासत। आज हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय संख्या 7 जो कि है कला। देखिए, कला को लेकर के हम ये समझ बनाने की कोशिश करेंगे जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हमने किया था। सभ्यता काल से हम शुरू होंगे, वैदिक काल को देखेंगे, अलग अलग जो धर्म है उनका क्या प्रभाव पड़ा, अलग अलग शासकों को देखेंगे जिनके शासन काल में, जैसे मौर्यों की बात करेंगे तो वहां पे क्या कला का प्रभाव था, कला कैसे उन्नति कर रही थी, गुप्तकालीन कला कैसी थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, सल्तनत कालीन कला में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन सभी चीजों को रिलेट करके हम हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें कला के योगदान को परिलक्षित करेंगे। तो बच्चों चलो देखते हैं हमारा भाग संख्या 1, जिसमें हम ये समझ बनाएंगे कि भारत जिसे कलाओं का स्वर्ग कहा जाता है, यहाँ कला के कौन कौन से ऐसे रूप हैं जो प्रचलन में हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर प्रस्तावना की हम बात करने जा रहे हैं भारत कलाओं का स्वर्ग की में, तो देखिए भारतीय संस्कृति और विरासत को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए जो कला है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा कैसे कह पा रहे हैं? देखो, अगर हम किसी भी काल की चर्चा करते हैं तो हमें वहां की जो कला और संस्कृति है उसके माध्यम से ये पता चलता है कि वो काल कितना समृद्ध रहा होगा, उस काल में क्या क्या विशेषताएं रही होंगी, उस काल में क्या क्या जो विशेषताएं वो परिलक्षित होती होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें हमें किससे पता चलेंगी? कला और संस्कृति से। कला का प्रादुर्भाव मानव विकास के साथ ही सौंदर्य भावना की अभिव्यक्ति के लिए हुआ था। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय कलाओं का जो इतिहास है वो काफी प्राचीन है। क्लियर हो गया इतना? देखिए, भारतीय कला संस्कृति में संस्कार प्रधान है। कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे कला के जो भी स्वरूप हम देखेंगे, चाहे वो चित्रकला हो, नाट्य कला हो, जो भी स्वरूप हम देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं हमें संस्कृति और संस्कारों की झलक देखने को मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, इसके साथ साथ अगर हम चर्चाएं करें तो वास्तव में धर्म ही भारतीय कला का प्राण है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट, संस्कृति और जब संस्कृति और समाज की जो विशेषता है उनकी हम बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, तो वो सब किसको रिलेट कर रही थी? धर्म वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वो धर्म को, और दर्शन वाले चैप्टर में देखा था ना कि वो धर्म को रिलेट करती है। तो भारतीय कला का भी अगर प्राण की तुम बात कर रहे हो, उसके हम कहें मूल की तुम बात करोगे, तो वो क्या दिखाई देगा हमें? वो दिखाई देगा हमें धर्म। भारतीय कला शाश्वत सत्य। अच्छा, ये वाली जो लाइन है कि धर्म ही भारतीय कला का प्राण है, जब अजंता की गुफाओं के बारे में चर्चा करेंगे हम, जब बाघ की गुफाओं के बारे में चर्चा करेंगे, मरणासन राजकुमारी का चित्र देखेंगे, बौद्ध के जातक जीवन से जो जुड़ी हुई जीवनियां हैं उनसे संबंधित चित्रों को देखेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा कि इस कला का स्वरूप कैसा है, धर्ममय है, संस्कारों से जुड़ा हुआ है, संस्कृति इसमें परिलक्षित होती है। भारतीय कला शाश्वत सत्य का प्रतीक है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम की जो भावना है वो उसमें नित्य नवीनता लेते हुए दिखाई देती है। अब भाई, सत्यम शिवम सुंदरम की अगर तुम बात करोगे तो चैप्टर नंबर 1 याद कर लो, वहां भी हमने इसको डिटेल में समझा था कि भारतीय संस्कृति की सबसे अक्षुण्ण विशेषता क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। तो यहां भी अगर कला और संस्कृति की तुम बात करोगे तो उसमें भी हमें सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना देखने को मिलेगी। भारतीय कलाएं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करने का मुख्य माध्यम मानी गई है। कहने का मतलब ये है कि कलाओं के माध्यम से, चाहे वो रचनात्मक कला हो, चाहे वो भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली नृत्य कला हो या चित्रकला हो, तो इन सभी के माध्यम से हम ये देखते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो चेतना है वो कहीं ना कहीं जागृत होती है। बच्चों, इसके बाद में अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत में कला का विकास हुआ कैसे। अब कला के विकास की जब तुम बात कर रहे हो, धर्म और दर्शन की बात करी थी, तो कहां से स्टार्ट हो रहे थे हम जा रहे थे सभ्यता काल से। तो कुछ ऐसा ही यहां भी हमें देखने को मिलेगा कि भारत में कला के विकास की अगर हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले सांस्कृतिक परिदृश्यों को देखते हुए जो सभ्यता कालीन कला थी उस समय कैसी कैसी कलाएं थी, क्या क्या चीजें हमें समझने को मिलेगी, वहां से हम शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर भारत में हम कला के विकास की बात करते हैं तो इसका आरंभ एवं विकास प्राचीन काल से ही माना गया है। इस समय चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, नाटक आदि कलाओं का विकास अत्यधिक
हुआ था। भारत की विविध कलाएं यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है। कहने का मतलब ये है कला के जो भी स्वरूप है, जैसे लाइक चित्रकला की बात कर लो, मूर्ति कला की बात कर लो, स्थापत्य कला की बात कर लो, नाटक की बात कर लो, तो ये जितने भी स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं इसमें कहीं ना कहीं हमें सांस्कृतिक धरोहर परिलक्षित होती दिखती है। कलाओं के क्षेत्र में भारत का अविस्मरणीय योगदान है भाई। चाहे वो कोई सा भी फैक्टर देख लो, कोई सा भी क्षेत्र देखो कला का, वहां पर कहीं ना कहीं हमें भारत दिखेगा ही दिखेगा, उसका योगदान हमें देखने को मिलेगा। कवि ज्ञान शाकुंतलम की संस्कृत में रचित नाटक की तुम बात कर लो, ऋग्वेदिक सभ्यता की तुम बात करोगे, तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि कलाओं के जो इतने सारे स्वरूप हैं उनमें हमें भारत का अविस्मरणीय योगदान देखने को मिलता ही मिलता है। बच्चों इसके बाद में जैसे हम वन बाय वन बात करें, जैसे सबसे पहले अगर हम चित्रकला को ले, भारतीय चित्रकला को, तो इसके परिदृश्य में हमें यह समझ बनानी होगी कि भारत में कला का जो विकास है उसमें चित्रकला, जो कि इसका एक पोर्शन है, कला का एक पोर्शन है भाई, चित्रकला, नाट्य कला है ना, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये जो नाटक कला, नृत्य कला, चित्रकला, ये जो भी चीजें हैं, जो भी पोर्शंस है, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रहे थे। तो देखो भारतीय चित्रकला की अगर तुम बात करो तो ये बहुत प्राचीन है, पाषाण काल से भी तुम बात कर सकते हो इसकी, क्योंकि पाषाण काल में मानव ने गुहा चित्रण करना प्रारंभ कर दिया था। गुहा चित्रण का मतलब जो गुफाएं थी उनमें चित्र बनाना शुरू कर दिया था पाषाण काल में। महाराष्ट्र के पास होशंगाबाद या मध्य प्रदेश के भीमबेटका की बात करो तो वहां पे जो गुफाएं मिली है वहां मानव द्वारा कई सारे चित्रण किए गए हैं जिनके प्रमाण हमें आज देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो फैक्ट है, ये वाला जो एग्जांपल है वो तुम ध्यान रखोगे, क्योंकि ये पूछा गया है कि चित्रकला या भारतीय चित्रकला का इतिहास बहुत प्राचीन है। आप कैसे कह सकते हो? हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पाषाण काल से ही मानव ने गुफाओं में चित्र बनाना शुरू कर दिया था। और जिसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के पास होशंगाबाद और मध्य प्रदेश के पास जो भीमबेटका की गुफाओं के क्षेत्र हैं वो इसके जीवंत एग्जाम्पल हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। इन चित्रों में किस किस चीजों को देखने को मिलेंगे हमें? शिकार करते हुए मानव का समूह, पशु पक्षियों के समूह, ये सारे चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। लाइटली हम देख रहे हैं, डीपली चलेंगे, इसमें हम आगे डीपली जाएंगे, जब बौद्ध की बात करेंगे, मरणासन राजकुमारी की बात करेंगे, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। भारतीय चित्रकारी में प्राचीन काल से आज तक विशेष प्रकार की एकता के दर्शन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इस चित्रकारी की तुम बात करोगे तो चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्य काल हो, यहां पर चित्रकारी के जो विषय थे वो धार्मिक भावना से प्रेरित थे। किंतु अगर आधुनिक काल की तुम बात करोगे तो यहाँ के जो विषय होंगे वो विविध मुखी हो जाएंगे। कई सारे चित्र हमें देखने को मिलते हैं जो अलग अलग विषय क्षेत्रों से, अलग अलग टॉपिक से रिलेट करते हैं, वो सारे के सारे चित्र हमें अब देखने को मिल जाते हैं। अध्ययन की सुविधा से बच्चों इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो भारतीय चित्रकला की जो विरासत है उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और ये जो 3 भाग हैं इंपॉर्टेंट हैं, हमारे पास में होंगे प्राचीन भारत में चित्रकला का परिदृश्य, मध्यकालीन भारत में चित्रकला कैसी थी और आधुनिक भारत में चित्रकला का स्वरूप कैसा था। ये तीनों के तीनों पोर्शन हम चित्रकारी को, जो चित्रकला है उसको समझने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। देखो याद आ रहा होगा, प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी, मध्यकालीन भारत में शिक्षा की कैसी स्थिति थी और आधुनिक भारत में शिक्षा की कैसी स्थिति थी। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि सारे के सारे जो चैप्टर्स होंगे हमारे वो आपस में रिलेट करेंगे, पूरी हिस्ट्री तुम्हारी यहां से तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हम चित्रकला के परिदृश्य में तीनों पोर्शंस को अलग अलग देख के समझ बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राचीन भारत में चित्रकला एवं उसकी जो विशेषताएं थी वो क्या क्या थी। तो देखो प्राचीन काल की तुम बात करोगे कहां पहुंच जाओगे? पाषाण काल में पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाओगे? क्योंकि गुफा चित्रण प्रारंभ हो गया था, जिसके प्रमाण कहां मिल रहे हैं? होशंगाबाद और भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिल रहे हैं। अगर सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करें तो यहां से मिलने वाली जो मोहरें थी उन पर मनुष्य, प्रकृति का चित्र भी देखने को मिलेगा, पशु भी मिलेंगे, वृक्ष भी है, एक सींग वाला पशु जैसे वृषभ, गैंडा, बाघ, हिरन आदि, हाथी, इन सभी के चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चित्रकारी का जो इतिहास है वो क्या कह सकते हैं हम? हजारों वर्षों पुराना है भारत में। कितना वर्षों पुराना है? हजारों।
भाई पाषाण काल की हमने बात कर ली और इससे प्राचीन तुम कहां जाओगे? क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रही है सब बातें? चलिए इसके साथ साथ देखिए, अगर मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हो, लोथल की तुम बात कर रहे हो, तो यहां से प्राप्त जो मोहरे हैं जिन पर नावों के चित्र है, दो बाघों से लड़ते हुए मानव की चित्रकारियां हैं, ये भी हमें देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म ग्रंथ विनय पिटक की तुम बात करोगे, 3 टोकरियां याद आ रही है ना, 3 टोकरियां पढ़ ली थी, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों टोकरियां तुमने पढ़ी थी, तीनों के तीनों पिटक की बात करी थी। तो उसमें से जो विनय पिटक है उसमें वर्णित प्रासादों, भवनों पर चित्रित आकृतियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर गुप्त काल की बात कर रहे हो, यानी 3री से 6ठी शताब्दी की तुम बात करोगे, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि चित्रकारिता थी उसने अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लिया था, उसमें कई सारे इनोवेशन जुड़ गए थे, उसमें कई सारे डेवलपमेंट जुड़ गए थे, वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। बच्चों साथ ही साथ देखिए, अगर गुप्त काल की तुम बात कर रहे हो तो इस काल में चित्रकला के इतिहास का जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो है महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता व मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ की गुफाओं में देखने को मिल जाते हैं। गुप्त काल की बात कर रहे हो, पाषाण काल में कहां गए थे? होशंगाबाद वगैरह देखा था। और अगर हम गुप्त काल की बात कर रहे हैं तो अजंता और जो बाकी गुफाएं हैं उनकी हम बातें करेंगे। इनकी लोकेशंस तुम ध्यान रखोगे कहां है, ये जरूर पूछ सकता है 1 लाइनर क्वेश्चंस में। अजंता में 29 गुफाओं में चित्र बने हैं जिनमें बौद्ध धर्म, बुद्ध तथा बौद्धित्व का चित्रण देखने को मिलता है। धार्मिक चित्रण देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक बुद्ध की जो धर्म की स्थिति है, यानी बौद्ध धर्म की जो स्थिति है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो बुद्ध हैं उनके बारे में देख लो, या बौद्धित्व के बारे में देख लो, इन सब के बारे में यहाँ हमें चित्र देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ देखो बच्चों, अगर अजंता की गुफा की जो संख्या 16 है उसके चित्रों में हम देखें तो वहां पे हमें मरणासन राजकुमारी नामक एक चित्र देखने को मिलता है जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक है। यह पति के विरह में शरीर त्यागती हुई राजकुमारी है। 17वीं गुफा में मैं तुम्हें ले चल रहा हूं, वहां पे जो चित्र है वो कई सारे प्रकार के देखने को मिलेंगे। इसलिए इस गुफा को, यानी कि जो 17वीं गुफा है अजंता की, उसको हम चित्रशाला के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न बनते हैं, मरणासन राजकुमारी का चित्र कहां से संबंधित होगा? अजंता की गुफा। संख्या 16 पूछता नहीं है, फिर भी ध्यान रख लेना। फिर 17 में चलोगे जिसे चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के जो चित्र हैं वो कैसे हैं? वेरियस टाइप के हैं, बहुत सारे प्रकारों के अलग अलग टाइप के चित्र देखने को मिलेंगे, जिनमें अधिकतर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम क्या देख पा रहे हैं, धार्मिक जो परिदृश्य है वो भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है चित्रों में, और जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो भी हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद में हम बात करें, अगर गुप्तकालीन जो बाकी गुफाएं हैं उनके जो चित्र होंगे वो कैसे हैं? अजंता से बिल्कुल भिन्न होंगे। कैसे? अजंता के चित्रों का विषय क्या था भाई? धार्मिक विषय था, धर्म से जुड़े हुए थे, जबकि बाकी गुफाओं के चित्र लौकिक जीवन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? लौकिक जीवन से। तो बाकी गुफाओं और अजंता की गुफाओं के चित्रों में क्या डिफरेंस है भाई? वहां पे अजंता की गुफाओं के चित्र धार्मिक विषय को रिलेट करते हैं, जबकि बाकी गुफाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां के जो चित्र होंगे वो लौकिक जीवन से संबंधित होंगे। बाकी गुफाओं के चित्रों में सम्राट की राजसी वेशभूषा की बात करें, स्त्री समूह में से एक स्त्री वीणा बजाते हुए, हाथी घोड़ों पर सवार स्त्री पुरुषों की यात्रा, केश विन्यास, वेशभूषा आदि का अंकन बड़ी कुशलता के साथ किया जाता है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि गुप्त काल की जो बाकी गुफाएं हैं वो अजंता से भिन्न है। अजंता में हमने देखा बौद्ध धर्म, बौद्धित्व, इनसे जुड़ी हुई घटनाएं देखने को मिलेंगी, जबकि बाकी गुफाओं में हम ये देख पा रहे हैं कि लौकिक जीवन के जो विन्यास हैं उनके आधारित चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। यहां से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें स्टेट ओपन को लेकर के, तो काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से पूरे से। देखो सबसे पहली चीज ये पूछी जा सकती है कि भाई जो चित्रकला है वो कितनी प्राचीन है? पाषाण काल का उदाहरण दे देंगे, होशंगाबाद वाली चीज मेंशन कर दोगे। उसके बाद में जो ये गुफाएं हैं, चाहे गुप्तकालीन गुफाओं की बात करें, पाषाणकालीन गुहा चित्रों की बात करें, तो इनकी जो स्थिति है, प्रॉपर स्थिति है, वो चीज हमसे पूछ सकता है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अजंता और बाकी गुफाओं की जो डिफरेंस है दोनों में वो क्या है, तो वो सारी चीजें हम यहां से क्लियर कर सकते हैं। हो गया ये सारा क्लियर? चलिए, 6ठी शताब्दी के सौंदर्य शास्त्र के ग्रंथ वात्स्यायनकृत कामसूत्र में 64 कलाओं के अंतर्गत चित्रकला का उल्लेख भी देखने को मिलता है। अगर कामसूत्र की तुम बात कर रहे हो तो इस ग्रंथ में टोटल कितने आर्ट्स बताए गए?
64 आर्ट्स बताए गए हैं, जिनमें एक चित्रकला का नाम भी हमें देखने को मिल जाता है। 7वीं शताब्दी के विष्णु धर्मेत्तर पुराण का एक अध्याय चित्रकला पर आधारित है, जिसका नाम चित्रसूत्र है। तो चित्रसूत्र किससे संबंधित है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण से। और इसमें क्या क्या वर्णित किया गया है? देखो, इसमें चित्रकला के 6 पोर्शंस बताए गए हैं, 6 अंग बताए गए हैं, और उन 6 अंगों के नाम तुम ध्यान रख लेना। आकृति की भिन्नता, अनुपात, भाव, चमक, रंगों का प्रभाव, ये सारे के सारे जो अंग हैं वो चित्रकला से उल्लेखित किए गए हैं। साथ ही साथ देखिए, अगर बादामी जो कि कर्नाटक की बात करें, इसकी गुफा संख्या 3 कचिपुरम के मंदिरों, सीता वंसल की बात कर लो, तमिलनाडु की जैन गुफाओं की बात कर लो, तो इन सब में हमें कहीं ना कहीं प्राचीन चित्र देखने को मिल जाते हैं, जो ये सिद्ध कर देते हैं कि भारत की जो चित्रकला है वो कैसी है, वो अत्यंत प्राचीन है, प्राचीन इतिहास को संजोए हुए है। और इन सारे के सारे एग्जांपल्स को तुम वहां मेंशन कर सकते हो। अगर यहां से 4 अंक और 8 अंक की हम बात करें तो क्वेश्चन से एक ही बनता है कि प्राचीन भारत में चित्रकला व उसकी विशेषताएं कैसी थी, उनके बारे में टिप्पणी लिखिए। तो ये सारा का सारा हम मेंशन कर देंगे, और ये जितने एग्जांपल्स हमने देखे वो सारे सारे आपको ध्यान रखने होंगे। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगला टॉपिक, जो है हमारा मध्यकालीन भारत में चित्रकला। देखो, प्राचीन काल में हमने देख ली, अब मध्यकाल में यानी कि सल्तनत काल की बात करें तो वहां पे चित्रकला की स्थिति कैसी थी, कौन कौन सी जो मैन चित्रकार थे वो हमें देखने को मिलेंगे, किस किस राजा ने प्रश्य दिया था, आश्रय दिया था इन चीजों को, वो सब चीजें हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले 9वीं व 10वीं शताब्दी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि जो पूर्वी भारतीय प्रदेश थे, वहां पाल वंशीय शासकों के संरक्षण में नई प्रकार की चित्रशैली का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे सूक्ष्म चित्रण कहा जाता है। और इसके एग्जांपल्स कई सारे जो महल प्रसाद हैं प्राचीन पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां पे हमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें बारीक से बारीक नक्काशी देखने को मिलती है, बारीक से बारीक चित्रण हमें देखने को मिलते हैं। तो वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सूक्ष्म चित्रण के अंतर्गत। चित्रयुक्त पांडुलिपियां, पांडुलिपियां मतलब लिखित चीजें हैं जो लिपिबद्ध की गई है, हाथ से लिखी गई हैं। तो चित्रयुक्त जो पांडुलिपियां हैं व्यापारियों की प्रार्थना पर तैयार कर मंदिरों एवं मठों को दान कर दी जाती थी। तो ये भी एक चित्रात्मक शैली का उदाहरण है। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत की अगर तुम बात कर रहे हो, यानी 1206 से लेकर के 1525 तक की तुम बात करो, इस काल में शाही महलों, अंतपुरों, मस्जिदों से भित्ति चित्रों की जानकारी हमें मिलती है। तो ये हमारे चित्रकला के सोर्सेज होंगे। और इन सभी में जो चित्र बनाए गए थे उनमें कौन सा चित्रण किया गया था? फूल, पत्ते, पौधों का चित्रण किया गया था, बेल वेल बनाई गई थी। तो प्रकृति से जुड़े हुए चित्र हमें देखने को मिलेंगे। इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के काल में चित्रकला का विकास हुआ, जिन पर अरबी शैली थी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। याद करो, जब फारसी लैंग्वेज और अरबी कॉम्बिनेशन में आ रही थी, उर्दू का प्रादुर्भाव हो गया था भाषा वाले चैप्टर में, तो कुछ ऐसा ही अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश के काल में हो रहा है यहाँ पे कि जो चित्रकला है उस पर अरबी शैली का प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया ये सारा कुछ? चलिए, इसके बाद में देखते हैं आगे। चित्रकला इस्लाम में वर्जित होने पर के कारण सुल्तान, मुसलमान, अमीर और जनसाधारण उससे दूर रहते थे, क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया है कि चित्रकला क्या है? वर्जित है। किंतु जो मुगल बादशाह थे उन्होंने अपने दरबार में चित्रकार एवं चित्रकला को संरक्षण दिया था। और इसका एग्जाम्पल कैसे कह सकते हो कि भाई मुगल चित्रशाला में प्रथम महत्वपूर्ण चित्र ग्रंथ जो हमजानामा है वो भी हमें देखने को मिलता है, जो किससे संबंधित है? चित्रशाला मुगल से, और ये एक चित्र ग्रंथ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिर भी मुगल बादशाहों ने इस्लाम में वर्जित होने के कारण भी जो चित्रकला और चित्रकार थे उन्हें आश्रय प्रदान किया हुआ था। देखो, इसके साथ साथ देखिए, मुगल कालीन जो प्रमुख चित्रकार हैं जिनके नाम पूछे जा सकते हैं, मीर सैयद अली की बात कर लो, ख्वाजा अब्दुल समद की बात कर लो, उस्ताद मंसूर की बात करें, अबुल हसन की बात करें, मनोहर की बात करें, विशन दास, केशव, मुकंद, ये सारे के सारे मुगल कालीन प्रमुख चित्रकार रहे, जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल साम्राज्य में होते हुए भी, इस्लाम चल रहा है, वर्जित है,
फिर भी एक अच्छा स्थान इस पूरे इतिहास में अपना एक अच्छा स्थान संजो कर रखा था इन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत। देखिए साथ ही साथ देखते हैं कि मुगल कालीन चित्रकला की अगर मुख्य विषय वस्तु की तुम बात कर रहे हो तो आकृति चित्र, बाबरनामा के चित्र, दरबारी चित्रण, पशु पक्षियों के चित्रण, ये सारे के सारे चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर 16वीं शताब्दी की बात करें तो इसके मध्य में अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा के मुस्लिम सुल्तानों ने अपने राज दरबार में चित्रकारी को संरक्षण दिया हुआ था। अकबर के शासन से पहले की तुम बात करो तो चित्रकला की पाल शैली, पश्चिम भारतीय शैली, उत्तर भारतीय शैली तथा मांडू शैली प्रचलित रही थी। और इसके बाद में यानी अकबर के बाद की अगर उसके काल की तुम बात कर रहे हो तो वहां पर जो चित्र शैली हमें देखने को मिलेगी उस पर कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलेगा? जो अलाउद्दीन खिलजी की हमने बात करी थी, इल्तुतमिश की बात करी थी, वही प्रभाव अब हम यहाँ देखने को मिल जाता है, वो है अरबी शैली का प्रभाव। देखिए प्रारंभिक सल्तनत काल में पश्चिम भारत में जैन समुदाय द्वारा चित्रकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। कैसे दिया गया? पांडुलिपियां बनाई गई थी जैन शास्त्रों की, जो मंदिरों और पुस्तकालयों को उपहार में दी गई थी। पांडुलिपियों में क्या क्या था भाई? इनमें जैन तीर्थंकरों के जीवनों को और उनके द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाया गया था। मुगल काल में क्षेत्रीय चित्र शैलियां जैसे कांगड़ा, कुल्लू, बसोली, गढ़वाल की बात करो, बिलासपुर की बात करो या जम्मू की बात करो, ये सारी की सारी विकसित हो रही थी। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये समझ बनाने की कोशिश की कि मध्यकालीन भारत में जो चित्रकला का स्वरूप था वो कैसा था। इस्लाम में जो चित्रित कला था या चित्रण शैली थी वो वर्जित थी, फिर भी मुगल शासकों ने इसे आश्रय प्रदान किया था। कई सारे एग्जाम्पल्स हम देख पा रहे हैं, कई सारी शैलियों के बारे में हमने यहाँ पे समझा। तो उम्मीद करता हूं कि मध्यकाल में जो चित्रकला का स्वरूप था उसको लेकर के सारे संभावित प्रश्न हमने टच कर लिए हैं। तो देखिए और ही साथ साथ देखिए इस काल में राजस्थानी चित्रकला भी महत्वपूर्ण थी, जिसका वर्णन आगे हम इस अध्याय में देख लेंगे अलग से। और वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है, तो आज तो अगर हमें कोई चित्र बनाना होता है तो क्या करते हैं? अरे इतने सारे AI टूल्स आ गए, इतने सारे फोटोशॉप्स हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे एप्स आ गए हैं, तो इनके द्वारा हम आसानी से चित्र बना सकते हैं। परंतु पुराने जमाने की अगर तुम बात कर रहे हो बच्चों, तो उस समय क्या होता था? एक चित्र को बनाने के लिए कई सारे दिन लग जाते थे। उस चित्र में अपनी कलात्मकता को दिखाने के लिए, भावों को दिखाने के लिए कई सारा टाइम उसमें लग जाता था। तो ये क्या कर रहा था? ये उस जमाने के चित्रकारों की जो कलाकृति कौशल था उसको प्रकट करता है कि भाई आज तो कंप्यूटर में कोई भी डाटा, आजकल तो ऐसे टूल्स आ गए, AI टूल्स आ गए कि तुम बोलोगे ना तो वैसा ही चित्र बन के आ जाएगा कि मुझे एक कार का चित्र चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए, उसमें से एक आदमी उसके पास में ऐसे खड़ा होना चाहिए, उसने ऐसे कपड़े पहने होने चाहिए, ये सारा डाटा तुम डालो और चित्र बन के तैयार हो जाता है। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले एक चित्र बनाने के लिए कई दिनों का टाइम लग जाता था उसको बनाने में, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, पहले जो चित्रकार थे वो उनके जो कलाकृति कौशल था वो शानदार था, है ना? क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे टॉपिक यानी कि आधुनिक भारत में चित्रकला का विकास कैसे हुआ। तो देखो अगर आधुनिक भारत की तुम बात कर रहे हो तो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध की बात करोगे और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करोगे। इस समय चित्रकला अर्ध पाश्चात्य स्थानीय शैलियों पर आधारित थी, जिसे ब्रिटिश निवासियों और ब्रिटिश आगंतुकों ने संरक्षण प्रदान किया था। कहने का मतलब तो भाई औपनिवेश हम बन चुके थे भारत, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश शासक थे, आगंतुक थे, तो वो क्या करते थे? मनोरंजन के लिए, अपनी भावना को उकेरने के लिए यहाँ के जीवन दृश्यों को देखते थे और उसको चित्रित रूप में प्रकट कर देते थे। तो इन चित्रों का जो विषय वस्तु था वो भारतीय सामाजिक जीवन, लोकप्रिय पर्व और मुगल कालीन जो स्मारक थे उन पर आधारित होता था। मॉन्यूमेंट्स को बनाते थे, जो हमारी लाइफ स्टाइल थी, लोकल लाइफ स्टाइल थी, उसको दिखाते थे। और या फिर हम ये कहें कि जो यहाँ का जो लोकप्रिय पर्व थे कि भाई ये वाला फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन पर आधारित चित्र यहाँ पे देखने को हमें मिल जाएंगे। सर्वोत्तम चित्रकला के उदाहरण लेडी इम्पे के लिए शेख जियाउद्दीन के पक्षी अध्ययन, विलियम्स फ्रेजर और कर्नल स्किनर के लिए गुलाम अनोखा के प्रतिकृति चित्र। तो ये सारे चित्र इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं किसके? आधुनिक भारत की चित्रकला के। 19वीं सदी के उत्तरार्ध की तुम बात करो तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास ऐसे शहर थे जहां पर यूरोपीय मॉडल के कला स्कूल स्थापित कर दिए गए थे, आर्ट स्कूल्स बन चुके थे। ठीक है, इसके बाद में देखिए आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास केरल से प्रारंभ होता है। केरल में त्रावणकोर है ना, वहां के राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है। और ये वाली जो लाइन है
वो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के लिए हम कह सकते हैं कि संभावित प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक किसे माना गया है, और वो है केरल के त्रावणकोर में राजा रवि वर्मा को माना गया है। क्यों माना गया है वो भी आगे हम देख लेंगे। रवि वर्मा की अगर एक संक्षिप्त जीवनी लिखा है हमसे तो इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को हुआ था। भारत के राजा महाराजा और ब्रिटिश शासक रवि वर्मा से चित्र बनवाने के लिए लालायित रहते थे। उन्होंने भारतीय साहित्य व संस्कृति के पात्रों का चित्रण किया। इतना ही नहीं, देखो उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए जाते थे। उनके द्वारा बनाए गए कुछ स्पेशल चित्र देख लो। अर्जुन व सुभद्रा, शकुंतला, भीष्म प्रतिज्ञा, द्रौपदी का सत्वहरण, ये सारे इनके फेमस चित्र हैं। राजस्थान की जो पूर्व मेवाड़ रियासत के महाराणा थे, उन्होंने भी रवि वर्मा को उदयपुर में आमंत्रित कर अपने पूर्वजों के चित्र बनवाए थे, जिनमें महाराणा प्रताप का चित्र प्रमुख है। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो केरल कहां है, ठीक है, और वहां से उदयपुर मेवाड़ में बुलाया जा रहा है, तो उस आदमी की ख्याति क्या रही होगी। इसीलिए इन्हें आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है, राजा रवि वर्मा को। आधुनिक काल में बंगाल चित्रशैली शांति निकेतन में विकसित हुई, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने कला भवन की स्थापना की थी। और इस शैली के अगर प्रमुख चित्रकारों की तुम बात करोगे, किसकी, बंगाल चित्रशैली की, तो सबसे पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो मेंशन करोगे। उसके साथ साथ अवनींद्रनाथ ठाकुर, ई.बी. हैवले, ए.के. स्वामी, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, इन सब के नाम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से अगर तुम आधुनिक भारत में चित्रकला की बात कर रहे हो तो राजा रवि वर्मा की तुम बात कर लोगे, बंगाल चित्रशैली की तुम बात कर लोगे, और उसके जो इंपॉर्टेंट चित्रकार हैं उनकी बात तुम याद रखोगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय परितोष सेन, एन मजूमदार, प्रदोष दास गुप्ता आदि के नेतृत्व में कलकत्ता चित्रकारों का एक नया दौर शुरू हो गया था। देवी प्रसाद राय चौधरी, के.एम. पणिक्कर के संरक्षण में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट संस्था एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उत्पन्न हो गई थी। तो ये चीज पूछी नहीं जाती, बस यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज है, तभी तुमने देखा होगा ना, इसको हमने डार्क नहीं किया, जो मेनली पूछी जा रही है भाई, जो बंगाल में नया चित्रकार, कलकत्ता में नए चित्रकारों का दौर शुरू हुआ था, उस समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन माने जाएंगे, उनका नेतृत्व हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखो आधुनिक भारतीय चित्रकला के अन्य चित्रकारों की तुम बात करो तो वैभव मेहता, सतीश गुजराल, कृष्ण सभा, मंजीत बाबा, के.जी. सुब्रमण्यम, जालेदान, इन सब के नाम भी तुम मेंशन कर सकते हो। तो देखो यहां से अगर बड़ा प्रश्न आ रहा है, कैसा आएगा कि आधुनिक भारत में चित्रकला के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और वहां पे ये सारी की सारी चीजें हम मेंशन कर देंगे। तो तीनों पोर्शन देख लिए हमने, प्राचीन काल में देख लिया, मध्यकालीन देख लिया, और आधुनिक कालीन भारत में भी चित्रकला के विकास को देख लिया। तो चलिए हम संभावित पाठगत प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला पाठगत प्रश्न क्या बन रहा है, मानव चित्रण के प्राचीनतम अवशेष कहां मिले। अरे भाई गुफा चित्रों की बात करोगे होशंगाबाद और भीमबेटका में कर लोगे, जहां पे हम पाषाण काल में भी चित्र देख पा रहे हैं। क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न कैसा बन सकता है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ प्रसादों और भवनों पर चित्रित आकृतियों का उल्लेख करता है, और यहां पर विनय पिटक की तुम बात करोगे जिसमें कि प्रसादों, महलों, भवनों के चित्रण का चित्रित किया गया है। इसके बाद में अगला है अजंता की गुफा की जो चित्रकारियां हैं उसका प्रमुख विषय वस्तु क्या है, वो धार्मिक थी, तो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला हमें यहां देखने को मिल जाएगी। बाद में क्या करेंगे, लौकिक जीवन की बात कर लेंगे हम। अगला है हमारा प्रश्न इसके बाद में, चित्र सूत्र क्या है। देखो आ गया ना इंपॉर्टेंट चीज भाई, चित्र सूत्र क्या है, 7वीं शताब्दी के विष्णु धर्मेत्तर पुराण का एक अध्याय चित्रकला पर आधारित है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम चित्र सूत्र कहते हैं। तो इसमें उल्लेख क्या किया गया है, इसमें चित्रकला के बारे में बताया गया है। क्लियर हो गया टॉपिक। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है मुगल कालीन चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु क्या थी। अरे भाई मुगल काल की तुम बात करोगे तो आकृति चित्र बनाए जाएंगे, बाबरनामा के चित्र देखने को मिलेंगे, दरबारियों के चित्र देखेंगे, दरबारी चित्रण देखने को मिलेगा, पशु पक्षियों प्रकृति के चित्र हमें देखने को मिलेंगे। तो ये कहाँ की बात करी हमने, मुगल कालीन चित्रकला की बात कर ली। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है केरल त्रावणकोर के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए। राजा रवि वर्मा की बात कर रहे हैं भाई, यानी कि हम बात कर रहे हैं आधुनिक चित्रकला के जनक की, पिता की बात कर रहे हैं, वो है रवि वर्मा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा
बंगाल चित्रशैली के 2 चित्रकारों के नाम, अरे 2 क्या खूब सारे उठा सकते हो, रविंद्रनाथ टैगोर बता सकते हो, अविंद्रनाथ ठाकुर बता सकते हो, नंदलाल बोस के बारे में लिख सकते हो, इन सब के नाम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चित्रकला को लेकर के, यानी कला की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला टॉपिक चित्रकला लिया, तो चित्रकला को लेकर के सारे जो संभावित प्रश्न थे, पाठगत प्रश्न थे, या ये टॉपिक था, इससे अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया? चलिए अब हम देख लेते हैं भारत में प्रस्तुति कलाएं, यानी कि वो संगीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हो, नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हो, नाटक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हो, या लोक कलाओं के माध्यम से कर रहे हो, ये सारी की सारी अब हमें देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में प्रस्तुति कलाएं संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कलाओं के ऊपर प्रस्तावना क्या कहती है। तो देखिए अगर हमारे देश की हम बात कर रहे हैं तो संगीत, नृत्य, नाटक, लोकमंच, कठपुतली, ये सारी कलाएं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। हमारी सभ्यता के आरंभ से ही तुम बात करोगे तो संगीत, नृत्य, ये सारे हमारी सभ्यता के अंग रहे। लोग अपने मनोरंजन के लिए, अपने जो मतलब उस समय के आंदोलन थे उनमें, या कहें कि एक दूसरे को भावनाएं बताने के लिए, इन सब के लिए इन पोर्शंस का यूज करते थे। और जो समाज सुधार आंदोलन थे उनको प्रसारित करने के लिए भी इन कलाओं का उपयोग किया जाता था। साथ ही साथ देखिए अगर बच्चों हम इन प्रस्तुति कलाओं या निष्पादन कलाओं की जो अवधारणा की बात करें तो अवधारणा क्या कहती है। सबसे पहला प्रश्न अवधारणा में निकल के आता है कि कला है क्या। देखो कला की तुम बात कर रहे हो ना, तो मानव मस्तिष्क का सौंदर्य विषयक विशेषताओं को प्रकट करना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। हाँ, ये जो सौंदर्य विशेषताएं हैं इनको प्रकट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई संगीत के माध्यम से करेगा, कोई नाटक के माध्यम से करेगा, कोई नृत्य के माध्यम से करेगा, कोई चित्र के माध्यम से करेगा, परंतु इन सौंदर्य विषयक विशेषताओं को प्रकट करना क्या कहलाता है, कला कहलाता है। तो पार्ट्स ऑफ आर्ट, कला के भाग अलग हैं और आर्ट क्या है वो चीज अलग है। तो कला क्या है, ये डेफिनेशन ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में निकल करके आती है। ठीक है, विभिन्न मानवीय भावनाओं, जो भी भावनाएं होंगी, सुख की हो, दुख की हो, क्रोध की हो, हंसना हो, प्रेम हो, राग हो, द्वेष हो, दुर्भावनाएं, जो भी तरीके की भावनाएं हमारी होंगी वो सारी की सारी क्या मानी जाती है, रस मानी जाती है। और कला मानव की भावनाओं को स्वाभाविक रूप से प्रकट करती है। कुछ कलाएं जैसे संगीत की बात कर लो, नृत्य की बात कर लो, इस नृत्य में वीर रस का उपयोग किया गया, इस गाने में, इस संगीत में हमने माधुर्य रस का उपयोग किया, प्रेम रस का उपयोग किया। तो ये रस है क्या, ये रस हमारी जो भावनाएं हैं वही रस कहलाती है। अरे भाई मुझे क्रोध आ रहा है तो कौन सा रस होगी, कहूंगा ना, मैं कहूं मुझे क्रोध आ रहा है, किसी से द्वेष हो रहा है, द्वेष रस, मैं किसी से मुझे ऐसा जोश आ रहा है, वीरता आ गई तो वीर रस आ गया, किसी में मुझे प्रेम आ रहा है तो प्रेम रस में रचनाएं होंगी। तो इस प्रकार से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो मानव की भावनाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं, और इन्हें ही कला के माध्यम से हम प्रकट करते हैं। बच्चों देखिए वह जो मानव है वो अपनी भावनाओं को गायन, नृत्य, रेखाचित्र, चित्रकला, अभिनय व मूर्ति कला के माध्यम से व्यक्त करता है इन रसों को, और इसे ही हम क्या कह रहे हैं, कला की प्रस्तुति कहते हैं। भारत में निष्पादित कलाओं के सर्वत्र व्यापक विभिन्न पहलू असंख्य पर्वों समारोह में रंग व आनंद भर देते हैं और लोग अपनी विरासतों के प्रति जागरूक होते हैं, जुड़ जाते हैं, उनमें जो सांस्कृतिक एकता है उसका प्रसार होने लग जाता है। ये चीज हमारे काम की नहीं है, हमारे मतलब का केवल एक ही है कि मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है जिसे कला कहते हैं। और ये कला की जो अभिव्यक्ति है वो किन किन माध्यमों से की जाती है वो हमने यहाँ पे उसको अंडरलाइन कर दिया, वो तुम ध्यान रख लेना भाई। ये टाइप्स ऑफ कहते हैं मीडियम ऑफ आर्ट्स हैं कि इनके द्वारा हम जो हमारी भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये जो पहलू है वो प्राचीन परंपराओं की निरंतरता को बनाए रखते हैं। उत्सव पर्वों के माध्यम से जो मानव अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वहां की बात अगर तुम कर रहे हो तो भारतीय राजाओं और शासकों ने कुशल नर्तकों, गायकों, नाट्य कलाकारों को संरक्षण देकर के प्रस्तुति कलाओं को आगे बढ़ाया है। यानी कि अब जब हमें संगीत, नृत्य, नाटक इन सब की बात करेंगे ना तो हमें ये देखने को मिलेगा कि राजघराने भी इन्हें प्रेशर देते हैं। कैसे देते हैं वो सब चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं भारतीय संगीत कला का इतिहास। पहला संगीत कला को लिया है। अब संगीत कला का जो इतिहास है वो क्या कह रहा है, देखो भारत की सबसे प्राचीन लोकप्रिय कला संगीत कला रही। संगीत के प्रारंभ की तुम बात करोगे ना तो सिंधु सरस्वती सभ्यता में चले जाओगे। वहां जब हमने खुदाई करी थी तो क्या मिला था भाई, हमें एक कांस्य की मूर्ति मिली थी, नर्तकी की मिली थी ना, नाचती हुई मुद्रा में। तो हम ये कह पा रहे हैं कि नृत्य कला की जो ये मुद्रा है वो कहां से मिल रही है हमें,
प्राचीन समय से देख पा रहे हैं, हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के टाइम से देख रहे हैं। तो वैदिक युग की तुम बात कर लो, इसके बाद में सभ्यता के बाद में हम अगर वैदिक युग में आ रहे हैं तो यहाँ पे संगीत ने समाज में स्थान बना लिया था। प्राचीन ग्रंथ जो ऋग्वेद है उसमें आर्यों के आमोद प्रमोद का मुख्य साधन किसे बताया गया? संगीत को बताया गया। चलो यहाँ की बात भी खत्म करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो सामवेद में तुम जाओगे तो संगीत का मूल ग्रंथ माना गया है और यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से 3 तथा संगीत की दृष्टि से 7 स्वरों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा कौन सा वेद है जो संगीत से जुड़ा हुआ है? और हमारा सीधा आंसर क्या होगा? सामवेद। क्लियर? क्यों होगा? क्योंकि इसमें उच्चारण की दृष्टि से 3 स्वर तथा संगीत की दृष्टि से 7 प्रकार के स्वरों का उल्लेख देखने को मिलता है। सामवेद संसार का सबसे प्राचीन संगीत ग्रंथ है भाई। रामायण और जो रामायण महाभारत की बात करोगे तो रामायण में तुम्हें देखने को क्या मिलेगा? भेरी, दुंदुभी, वीणा, ये सारे देखने को मिलेंगे। महाभारत में जब तुम जाओगे तो कृष्ण की जादुई बांसुरी हमें देखने को मिलेगी। तो संगीत का जो इतिहास है भारतीय परिदृश्य में वो कहीं ना कहीं बहुत ही प्राचीन है। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारा कुछ लिख सकते हो। अब देखो महाभारत में ही तुम आगे चलोगे तो अज्ञातवास में तुम्हें पांडव मिलेंगे। तो अर्जुन ने क्या किया था? विराट की जो कन्या उत्तरा थी उसको संगीत नृत्य सिखाया था और उसे तो उसने कौन सा रूप धारण किया था? वृत नल्ला का रूप उसने धारण किया था। प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र की तुम बात करो तो इसके 6 अध्यायों में भरत मुनि ने संगीत पर ही पूरी चर्चा की है। तो नाट्य शास्त्र संगीत से जुड़ा हुआ प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इसके बाद में मतंग मुनि की बात कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है। मतंग मुनि द्वारा रचित ग्रंथ बृहदेशी में रागों को पहली बार नामकरण व उन पर विस्तार से चर्चा की गई थी। तो इस प्रकार से हम ये कह पा रहे हैं कि जो संगीत है उसका इतिहास प्राचीन है, एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है। सभ्यता काल से हम देखते हैं, वैदिक काल में हम देखते हैं तो यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स निकल करके हमारे सामने आते हैं। वृहद मुनि, मतंग मुनि की बात कर लो, चाहे नाट्य शास्त्र भरत मुनि की तुम बात कर लो, बृहन्नल्ला की तुम बात कर लो। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये सारे जो रूप्स हैं, जो टाइप्स हैं, वो हमें ये मैसेज देते हैं कि संगीत का जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है। क्लियर हो गया? चलो इसके साथ साथ अगर गुप्त काल में तुम प्रवेश कर रहे हो तो वहां पे तुम्हें समुद्रगुप्त मिलते हैं जो खुद वीणा वादक था, संगीतकार था। ठीक है, गीत गोविंद ग्रंथ में जयदेव ने संगीत के रागों का उल्लेख किया है। शैव, नैनार और वैष्णव अलवार ने भी अपनी कविताओं में संगीत का उल्लेख किया है। इसके अलावा मध्यकाल की तुम बात करते हो तो सूफी और भक्ति आंदोलन हम देखते हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं संगीत का उपयोग किया जाता है। तो पोर्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है? सभ्यता से हम स्टार्ट हो रहे हैं भाई। सभ्यता से चलते हैं धीरे धीरे वैदिक युग, वैदिक से हम देखते हैं साम्राज्यकालीन, उसके बाद में जो भक्ति आंदोलन है वहां तक हम जाते हैं मध्यकाल तक। तो भी हम ये देख पाते हैं कि संगीत का विकास निरंतर चलते जा रहा है। इतनी सब बातें क्लियर हुई। अब देखो सूफी खानकाहों की बात करो, खानकाह है जहां सूफी संत निवास करते हैं। पहले भी हमने इस टॉपिक पे चर्चा की है। वहां कव्वालियां गाई जाती हैं और वो किससे रिलेट कर रही है? संगीत से कर रही है। भक्तियों की बात करो तो चाहे कबीर की बात करो, मीराबाई, सूरदास, चंडीदास, तुलसीदास, गुरु नानक, रहीम, रसकान, सबकी तुम बात कर लो। इन सारों के टाइम में क्या किया जा रहा था? कीर्तन भजन गाए जा रहे थे और वो भी किसका मीडियम है? संगीत का मीडियम है। अमीर खुसरो संगीत के अच्छे ज्ञाता थे जिन्होंने संगीत के विकास में योगदान दिया था। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ पा रहे हैं कि संगीत का जो विकास का क्रम था वो सभ्यता काल से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे वैदिक से भी हम देख पा रहे हैं। उसके बाद में सल्तनत काल की बात करो, साम्राज्यों की बात करो या लोकल हम भक्ति और सूफी आंदोलनों की बात करें तो हर पोर्शंस पे, चाहे और वैष्णव धर्म की बात करें तो हर पोर्शंस पे हमें संगीत का विकास होते दिख रहा है। इतनी सब बातें क्लियर होती है। इसके साथ साथ देखिए अगर ग्वालियर के राजा मानसिंह की बात करते हैं तो उन्होंने ध्रुपद शैली का विकास किया था। हिंदी में मान कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की जो संगीत पर हिंदी में लिखा हुआ महत्वपूर्ण प्रारंभिक ग्रंथ है। तो ये देखो राजा महाराजाओं की बात कर रहे हो तत्कालीन, तो वो भी क्या कर रहे हैं? संगीत में रुचि दिखा रहे हैं। अकबर के दरबार की तुम बात करोगे तो तानसेन, बेजू बावरा की तुम बात कर लोगे, वो भी वहां के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। 16वीं शताब्दी की तुम बात करोगे तो पुंडरीक विट्ठल की बात करोगे जिन्होंने संगीत शास्त्र के अच्छे विद्वान होने के साथ साथ इन्होंने रागमाला ग्रंथ की रचना कर दी थी। और ये रागमाला ग्रंथ बच्चों संगीत पर डिपेंड है जिसमें अलग अलग जो राग हैं संगीत की उन पर विस्तार से चर्चा की गई है। किसकी बात करिए? पुंडरीक विट्ठल। 16वीं शताब्दी में तुम प्रवेश कर गए, जीरो से तुम आ रहे हो, 16वीं शताब्दी में तुम प्रवेश कर रहे हो। कहने का मतलब संगीत की निरंतरता
बनी हुई है। ये सारे एग्जांपल्स तुम्हें ध्यान रखने होंगे, क्योंकि जब टिप्पणात्मक प्रश्न यहां से बनता है, निबंधात्मक प्रश्न बनता है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल हमें मेंशन करने होंगे। मैंने तुम 3-4 एग्जांपल तो याद ही रखना। देखिए, मालवा के प्रसिद्ध शासक बाज बहादुर और इसकी रानी रूपमती ने नए नए रागों की रचना की थी। राजा रानी मिलकर के राग बनाते थे, नए नए राग बना रहे थे। ठीक है, अध्ययन की सुविधा से अगर हम बात करें तो भारतीय संगीत को हम 3 बिंदुओं में समझ सकते हैं, और वो 3 बिंदु होंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत और क्षेत्रीय संगीत, जिसमें राजस्थानी लोकगीत को लेंगे। ये दोनों हम इसी टॉपिक में ले लेंगे साथ के साथ, और जब हम राजस्थान वाला पोर्शन देखेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, तब हम इस क्षेत्रीय संगीत यानी राजस्थानी लोकगीत को ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। देखो, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है क्या, सबसे पहले ये समझो। इसकी 2 शैलियां हैं, एक तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली जो उत्तर भारत में प्रसिद्ध रही, तथा दूसरी कर्नाटक संगीत जो दक्षिण द्रविड़ साइड की हम बात करते हैं। तो ये किसकी होगी भाई, भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हो। भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का अभिन्न अंग है, जिसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है, वेदों से मानी गई। प्राचीनता बहुत है, इसके बाद में हमारे काम का कोई भी चीज नहीं। देखो, पहले क्या था कि उत्तर भारतीय जो संगीत था उसमें धीरे धीरे चेंजेस आ गया। पहले संगीत मंदिरों तक था, फिर धीरे धीरे ये राजा महाराजाओं शहंशाहों के दरबार की शोभा बन चुका था। तो ये चेंजेस हमारे काम के लिए, बस हमें ये पता होना चाहिए। इसकी 2 ही शैलियां उत्तर भारत में हमने देख लिया, और एक हमने देखी कर्नाटक यानी केरल वाली, जो हमने कर्नाटक शैली देखी वो दक्षिण भारत की हम बात कर सकते हैं। ये 2 शैलियां यहाँ इंपोर्टेंट होकर हमारे सामने निकल करके आती है। संगीत की हिंदुस्तान शैली के कई सारे रूप हैं जिनमें इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक रूप को उठा करके यहां से टिप्पणी पूछ सकता है, सीधा सीधा पूछ सकता है। ध्रुपद शास्त्रीय संगीत विधा से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखिए। तो देखो, ध्रुपद की तुम बात करोगे तो ये गायन की प्राचीनतम व सर्वप्रमुख शैली है। इस शैली में ईश्वर और राजाओं का प्रशस्ति गान किया जाता है। इसमें ब्रज भाषा की प्रधानता होती है। ये सारी बात होगी, 3 ही पॉइंट निकल करके आ रहा है कि भाई प्राचीनतम सर्वप्रमुख शैली है, ईश्वर और राजाओं की प्रशस्ति यानी उनकी प्रशंसा की जाती है इसमें, और ये ब्रज भाषा के माध्यम से लिखी गई है। ख्याल की तुम बात कर रहे हो तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे लोकप्रिय गाथा शैली है, कहानी टाइप्स होगी ये, जिसकी विषय वस्तु राज स्तुति, नायिका वर्णन, श्रृंगार रहा है। इसमें गान ख्यात बताई जाती है। इसके बाद में अगर बात करते हैं धमार की, तो धमार देखिए, भारत के प्रमुख त्योहारों में से जो होली है उसके अवसर पर धमार किया जाता है, धमाल भी कहते हैं ना। और इसमें प्राय भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के होली खेलने का वर्णन किया जाता है। ठुमरी की बात कर रहे हो, यह भाव प्रधान और चपल चाल का श्रृंगार प्रधान, श्रृंगार रस से रिलेट कर रहा है ये ठुमरी, और इस शैली का जन्म अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ। देखो, ये जो सारी शैलियां, इसमें छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। तुम्हें 2-3 चीजें मेनली ध्यान रखनी है कि एक तो जो शैली है उसका जन्म कहाँ हो रहा है, किससे रिलेशन कर रही है, वो चीज ध्यान रखनी है। और अगर उसका कोई प्रधान रस, प्रधान गीत है तो वो तुम्हें ध्यान रखना होगा। टप्पा की बात कर रहे हो तो हिंदी मिश्रित पंजाबी भाषा का श्रृंगार गीत है टप्पा। क्लियर हो गया? तो ये सारा कुछ हो गया ना शास्त्रीय संगीत को लेकर के। चलिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संगीतज्ञ सामान्यतः एक घराने या विशिष्ट संगीत विधा से संबंधित होते थे। घराने क्या करते थे कि उस प्रमुख जो शैली थी उसको आश्रय प्रदान करते थे, और ऐसे कुछ घराने जैसे ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, ये सारे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अगर संगीत की हम बात करते हैं तो शास्त्रीय संगीत को लेकर के हमने जो हमारे डिस्प्यूट्स थे उनको क्लियर कर लिया कि भाई शास्त्रीय संगीत है क्या। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा कर्नाटक संगीत। 3 पोर्शंस हमने देखे थे स्टडी के लिए। पहला हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत था, दूसरा हमारा कर्नाटक संगीत है। अगर तो कर्नाटक की तुम बात कर रहे हो ना तो तुम्हें दक्षिण में जाना होगा। ये उसकी तुलना में कम समय में होता है, इसके रागों का गायन बड़ी फास्टली किया जाता है, और हिंदुस्तानी शैली की तुलना में इसके जो राग होते हैं वो कम समय में गाए जाते हैं। अरे भाई, जो काम जल्दी किया जाएगा क्या होगा, फास्टली कर रहा हूं कोई काम तो क्या हो जाएगा, टाइम लिमिट कम हो जाएगी। तो जल्दी से गा रहे हो तो इसका टाइम कम हो जाता है। देखिए, कर्नाटक संगीत की रचना का श्रेय सामूहिक रूप से 3 संगीतज्ञों को दिया जाता है, और यहीं से तुम्हारा 1 लाइनर क्वेश्चन निकल करके आता है कि त्रिमूर्ति या कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहा गया है। श्याम शास्त्री, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितकार, इनको कहा जा रहा है हमारे त्रिमूर्ति। और इनका काल की तुम बात करो वो पूछता नहीं है, 1700 से लेके 1850 के मध्य माना जाता है। तो ये चीज तुमसे पूछेगा नहीं, बस तुमसे पूछ सकता है कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहा गया है। याद रख लोगे ये बातें। चलिए, पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के अन्य कलाकार हैं जिन्हें कर्नाटक शैली का
पिता कहा जाता है। ये याद रह जाएगा, ठीक है। देखो जितनी लाइट्स हमने डाली हुई है यानी हाईलाइट किया हुआ है उनको तुम एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। यहां से हमारे पाठगत और संभावित प्रश्न बनते हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कर्नाटक शैली के विषयों में पूजा अर्चना, मंदिरों का वर्णन, दार्शनिक चिंतन, नायक नायिकाओं का वर्णन तथा देशभक्ति से जुड़े हुए टॉपिक्स हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। देखिए कर्नाटक शैली की प्रमुख रूप वर्णन करना है, जावाली और तितलाना, ये इनके रूप्स हैं, टाइप्स हैं कि भाई कैसे ये शैली मूव करेगी, कैसे इस शैली में गायन होगा, वो सारी चीजें। और इसमें जो यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं बांसुरी, वीणा, नादस्वरम, मृदंगम, घरम, ये सारे ये इनके वाद्य यंत्र हैं। तो टिप्पणात्मक प्रश्न में तुम्हें ये सारी चीजें मेंशन करनी रह सकती हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके प्रमुख अन्य संगीतकारों में महावैद्यनाथ, अय्यर पत्तनम, सुब्रमण्यम आयंगर, श्रीनिवास आयंगर, ये सारे अन्य जो संगीतकार हैं जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारी कर्नाटक शैली से। इस प्रकार भारतवर्ष की बात करो तो यहाँ प्रस्तुत करने के लिए जो संगीत है उसको प्राचीन काल से हम इंक्लूड कर रहे हैं। इसके द्वारा हम हमारी जो मतलब भावनाएं हैं, जो रस है उसको प्रकट करते हैं और इसकी जो शैलियां हैं उनको हम देख चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमारे काम की बिल्कुल नहीं है, प्रस्तावना में तुम लिख सकते हो। तो ये वाली ये चीजें जो संगीतकारों के नाम हैं ये तुम्हें अच्छे से रिवाइज करने होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों की। जैसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, व्हाट इज आर्ट, कला क्या है। तो कला क्या है भाई, मानव मस्तिष्क का सौंदर्य विषयक विशेषताओं को प्रकट करने का जो तरीका होगा वही कला कहलाएगा। कला मानव की भावनाओं को स्वाभाविक रूप से प्रकट करती है, ये चीज भी हम बताएंगे। क्लियर? अगला जो प्रश्न निकल करके आ रहा है वो है, कला के रूप में मानव अपनी भावनाओं को किन माध्यमों से व्यक्त कर सकता है। मैंने पहले बताया था, मीडियम्स को ध्यान रख लेना, गायन, नृत्य, रेखाचित्र, चित्रकला, अभिनय, मूर्ति कला, इन सबको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न बन सकता है, किस वेद को संगीत का मूल ग्रंथ सामवेद को कहा जाएगा। ये हमने देख ही लिया था, 3 स्वर और 7 स्वर बताए गए थे, तो इसको क्या कह दिया था हमने, मूल ग्रंथ कह दिया था। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न है, मतंग मुनि का परिचय दीजिए। तो जाहिर सी बात है, अगर मतंग मुनि की बात कर रहे हो ना तो वृद्धदेशी ग्रंथ की तुम बात कर लोगे जिसमें रागों को पहली बार नामकरण दिया गया था और विस्तार से इन पे चर्चा की गई थी, और यही किसका परिचय है, मतंग मुनि का परिचय। हो जाएगा इतना सब कुछ। चलिए इसके बाद में हम ले लेते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत की विविध शैलियों का नाम लिखिए। ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, धमार, टप्पा, ये सारी की सारी तुम यहाँ मेंशन कर दोगे। चलो इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत की रचना का श्रेय किन संगीतकारों को जाता है। त्रिमूर्ति को नाम देख लो, श्याम शास्त्री, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षित का तार, इसकी बात हम यहाँ पे कर लेंगे। क्लियर? चलो इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत शैली का पिता किसे कहा गया था। पुरंदर दास को कहा गया था जनक, इसका पिता कहा गया था। तो ये थे हमारे प्रश्न, जिससे हमें ये समझ बनाने में आसानी हो गई कि इस टॉपिक से हमारे जो प्रश्न निकल करके आएंगे वो किस टाइप के हो सकते हैं। हो जाएगा इतना सब कुछ। चलिए अब हम ले लेते हैं संगीत के बाद में भारत के नृत्य। देखो नृत्य की तुम बात कर रहे हो तो लिख के नहीं बताना, हमारे जो इशारे हैं हाथों के, उनके द्वारा, हमारे शारीरिक जो हलचल है उसके द्वारा अपने भावों को, अपने रस को प्रकट करना क्या कहलाता है, नृत्य कहलाता है ना। चलो वो बात अलग है कि आजकल तुम डांस कैसा करते हो, है ना। प्राचीन समय में नृत्य मनोरंजन व आनंद का मुख्य माध्यम था और आज भी है। नृत्य का इतिहास, मानव इतिहास इतना ही पुराना है। प्राचीनतम ग्रंथ की बात करोगे तो नाट्य शास्त्र की तुम बात कर लेना, जिसमें नृत्य का उल्लेख भी देखने को मिलेगा। प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं में प्राप्त जो चित्र हैं उसमें हमें नृत्य कला से जुड़े हुए चित्र देखने को मिल जाते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करो तो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की बात करोगे तो वहां से नृत्यांगना की कांस्य की मूर्ति मिलती है। तो कहने का मतलब यहाँ भी नृत्य की जो उपयोगिता है वो देखने को मिल रही है। स्पष्ट ये हो गया कि स्त्रियों द्वारा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता था। कहां से मिल रहा है, इस मूर्ति के द्वारा हमें यह मैसेज मिल जाता है। ऋग्वेद जो कि संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, इसमें भी हमें नृत्य के बारे में उल्लेख देखने को मिल जाएगा। तो नृत्य कला का इतिहास भी कैसा है भाई, प्राचीन है। और हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें कहां से निकल के आएंगी, प्राचीन काल से ही निकल करके आएंगी, है ना। चलिए ये प्रस्तावना की बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संस्कृत के पुराने ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत, महापुराण, रामायण, शिव पुराण, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, वात्सायन के कामसूत्र आदि ग्रंथों में नृत्यों का विस्तृत रूप से वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। तो ये चीज हमारे
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नृत्य कला से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से होंगे। क्लियर। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं नटराज के रूप में शिव की मुद्रा सृष्टि चक्र के निर्माण और ध्वंस को दर्शाती है। भाई जब नटराज की मूर्ति को हम देखते हैं तो उनका जो नृत्य चक्र है वो ये कहता है कि सृष्टि का उत्पन्न कैसे होगी सृष्टि और उसका विध्वंस, उसका नाश कैसे होगा, वो सारी के सारा मैसेज हमें इनकी नटराज की जो नृत्य मुद्रा है उसके माध्यम से पता चल जाता है। कालांतर में खुशी को व्यक्त करने के लिए नृत्य अस्तित्व में आए। धीरे धीरे नृत्य के दो भाग हो गए, वही चीज हो गई, एक शास्त्रीय होगा और एक लोक नृत्य होगा। शास्त्रीय नृत्य धार्मिक उद्देश्य से मंदिरों में तथा मनोरंजन के दृष्टिकोण से राज दरबारों में किया जाता था। और लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य तो कभी भी कर सकते हो तुम, है ना, जो तुम करते हो ना शादी वादियों में, वो लोक नृत्य में आ जाता तुम्हारा। ठीक है। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की तुम बात करो तो यहां से इंपॉर्टेंट एक एक नृत्य निकलेंगे और वो सारे तुम्हें ध्यान रखने हैं, उसकी एक एक क्वालिटीज, दो दो क्वालिटीज तुम्हें लर्न कर लेनी है। ठीक है। पहला अगर शास्त्रीय नृत्य ले रहे हैं भरतनाट्यम को लेंगे, तमिलनाडु का है। पहली सरोजा वेदनाथ की बात करो, यामिनी कृष्णमूर्ति की, रुक्मणी देवी की, मृणालिनी साराभाई की, पद्मा सुब्रमण्यम की, ये सारे कलाकार रिलेट करेंगे। धार्मिक अनुष्ठानों पर किया जाएगा और ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है, ये बात तुम्हारे काम की नहीं है। चिदंबरम मंदिरों के गोपुरम पर भारतीय नृत्य भांगिंगमाओं को, मतलब कि जो इसकी मुद्राएं हैं, टाइप्स हैं, कैसे कैसे किया जाता था, जो इसके पोजीशंस है, पोज है, तुम कहते हो ना ये वाला स्टेप्स, इसके जो स्टेप्स हैं उनको एक श्रृंखला हमें देखने को मिल सकती है। तो काम की बात देखो, तमिलनाडु का नृत्य हो गया, कलाकारों के नाम रखोगे और जो चिदंबरम मंदिर के गोपुरम है, मतलब जो चोटियां हैं, गोपुरम है, उस मंदिर के जो पोर्शंस हैं, गोखे हैं, बाहर बैठने वाला जो स्थान है गोपुरम कहा जाता है, वहां पर हमें इसकी जो भंगिमाएं हैं उनकी श्रृंखला देखने को मिल जाती है। तो ये चार बातें यहां से काम की है हमारे भरतनाट्यम में। ठीक है। अगला शास्त्रीय नृत्य है हमारा कथक। कहां से? उत्तर भारत की बात करोगे, कलाकार बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, लच्छू महाराज की तुम बात लिख लोगे। कृष्ण की कथाओं में रास से संबंधित नृत्य, और ये इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि कथक शब्द का अर्थ क्या होता है? कथा या कहानी से है। यह मौखिक परंपराओं से शुरू हुआ, आज कथक एक श्रेष्ठ नृत्य के रूप में उभर करके आया। तो मौखिक से स्टार्ट हो रहा है और आज एक नृत्य की शैली बन चुका है। तो यहाँ पे काम की बात है उत्तर भारत का, ये कलाकार कृष्ण की कथाओं और रास से संबंधित। क्लियर। चलिए अगला नृत्य है हमारा कथकली। कथकली की बात करोगे, केरल, तुम्हें ध्यान रखना। देखो बच्चों यहाँ क्या होता है, अगर प्रश्न बनाते समय एग्जामिनर का दिल किया, मन किया, उसने थोड़ा सा यूज किया कुछ, तो वो क्या कर सकता है, क्रिएटिविटी यूज करते हुए तुम्हें एक साइड नृत्य के नाम दे सकता है, दूसरी साइड स्थान के नाम दे सकता है और उन्हें आपस में मैच करवा सकता है। ठीक है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कथकली केरल की बात कर रहे हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से तुम इनके स्थान जरूर ध्यान रखोगे। अब इसके कलाकारों की बात करो तो यहां से भी पोर्शंस बन सकते हैं। एक दो मैन कलाकार तुम्हें ध्यान रखने होंगे, जैसे कृष्णन कुट्टी, उदय शंकर, केसी पन्नीकर, ये इस कला के नर्तक है। और ये क्या कर रहे हैं, नर्तकों के लिए ये ईश्वर की पूजा से कम नहीं है। कथकली ऐसा मानते हैं कि यहाँ डांस कर रहे हैं मतलब हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद में अगला पोर्शन है हमारा मोहिनीअट्टम। अगर मोहिनीअट्टम की बात करो तो केरल से ही बिलोंग कर रहा है। प्रमुख कलाकारों में भारती शिवाजी, रागिनी देवी, शांताराव, हेमा मालिनी, याद रह जाएगा ना ये तो, है ना, मोहिनीअट्टम की हेमा मालिनी। ठीक है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय वे भस्मासुर वध की घटना के संबंध में मनोरंजन के लिए मोहिनी रूप धारण करके जो नृत्य किया था उसे हम क्या कह रहे हैं, मोहिनी अट्टम कह रहे हैं। याद रहेगा अब तो बिल्कुल अच्छे से, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है, ये कथाओं के माध्यम से समझ रहे हैं। कुचिपुड़ी की बात करो, आंध्र प्रदेश में चले जाओ, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, इनकी बात कर लोगे। 17वीं शताब्दी के प्रतिभाशाली वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने यक्ष ज्ञान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की थी। तो यहां से इसके रिलेशंस भी मिल गए हमें, वह कहां से स्टेबल हो रहा है, ये सारी चीजें। चलिए इसके बाद में अगला है ओडिसी। ओडिसी की तुम बात करोगे तो नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा से हो रहा है। सोनल मानसिंह, किरण सहगल, ये इसके हैं। और भगवान जगन्नाथ की जो स्तुति है, पूजा है, उसमें ये नृत्य किया जाता है ओडिसी।
ठीक, इसके बाद में अगला है हमारा मणिपुरी। देखिए शास्त्रीय नृत्यों में मणिपुरी की बात करोगे तो मणिपुर से रिलेट करेगा। स्वाति मेहरा, रीता देवी, झावेरी जो बहनें हैं वो यहाँ से प्रमुख हैं इसकी कलाकार। और विषय वस्तु की बात कर रहे हो तो राधा और गोपियों की कृष्ण से अलग अलग होने की जो व्यथा है, उनसे विरह की जो व्यथा है वो हमें मणिपुरी नृत्य में देखने को मिल जाती है। बच्चों इसके साथ साथ देखिए शास्त्रीय नृत्य शैली के साथ लोक नृत्य भी विकसित हुए, जैसे आसाम का बिहू, लद्दाख का मुखौटा नृत्य, मेघालय का बांग्ला, सिक्किम का भूतिया। ये सारे लोक नृत्य हैं जो एक लोकेलिटी पे किए जाते हैं, जिन्हें हम ये कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य जितनी पॉपुलरिटी नहीं मिली है, एक स्मॉल प्लेसेस पे किए जाते हैं, अवसर विशेष पे किए जा रहे हैं, ये लोक नृत्य होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये समझ पा रहे हैं नृत्य की जो दो टाइप्स है, शास्त्रीय और लोक नृत्य, वो आसान है। और वहां से केवल प्रश्न इनके जो मेन शास्त्रीय नृत्य हैं उनका स्थान को लेकर के और कलाकार को लेकर के, और वो क्यों किया जा रहा है, किस चीज के लिए किया जा रहा है, बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है। चाहे वो टिप्पणात्मक प्रश्न हो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, एक लाइनर प्रश्न हो वो भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ प्रश्नों की। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न कह रहा है संस्कृत के किन प्राचीन ग्रंथों में नृत्य की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद से स्टार्ट कर रहे हैं, जानकारी की बात कर रहे हो, ऋग्वेद को पकड़ लो सीधा जाके तुम। ठीक है, चलिए भारत के प्रमुख 4 शास्त्रीय नृत्यों के नाम तो अभी अभी देखे ना इतने सारे, उनमें से 4 उठा लो, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, इनके सारों के नाम तुम लिख सकते हो। ठीक, अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस प्रांत का है। तो प्रांत का नाम केरल और 2 कलाकार कृष्णन कुट्टी और उदय शंकर। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न बनते हैं कि भाई नृत्य दिया, जगह पूछी, उससे रिलेटेड 2 कलाकार, 3 कलाकारों के नाम पूछ सकता है, 3 के पूछता नहीं 2 के पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तुम ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है भरतनाट्यम नृत्य के कलाकारों के नाम। तो देखिए सरोजा वैद्यनाथ, यामिनी कृष्णमूर्ति हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इस प्रकार से प्रश्न बन रहा है। कितना आसान हो जाता है जब हमें यह समझ में आ जाता है कि टॉपिक की अप्रोच क्या कह रही है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बस उतना ध्यान रखो, एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसके बाद में हम अगला टॉपिक ले लेते हैं, भारत में नाटक। नृत्य देख लिया, संगीत देख लिया, नाटक का विकास भी देख लेते हैं। नाटक एक कला है, वह मनोरंजन का साधन है, सारे की सारी ही बात करोगे। संगीत की जब तुम बात कर रहे थे, नृत्य की तुम बात कर रहे हो, अब नाटक की तुम बात कर रहे हो, तो ये सारी की सारी एक आर्ट है जो मनोरंजन का साधन भी है। नाटक काव्य का एक रूप है, ये यहां से डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है इसकी, है ना, परिभाषा क्या कह रही है। नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि परक द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति करवाती है, अर्थात उनका मनोरंजन होता है, और उसे ही हम नाटक या दृश्य काव्य के नाम से जानते हैं। तो नाटक कह सकते हो इसको, या फिर क्या कह सकते हो, दृश्य काव्य, ऐसा काव्य जिसे देख करके समझा जा रहा है। नाटक प्रस्तुति कला की एक विद्या है जो अनंत काल से चली आ रही है। बहुत पहले से कई सारे नाटक हम देखते आ रहे हैं, लिखे हुए देखे, है ना, तुम लोगों के भी नाटक होते हैं घर पे, है ना, होते हैं ना। ठीक है, भारत में अभिनय कला तथा रंगमंच का उद्भव वैदिक काल में हो चुका था। प्राचीन भारत में नाटक धार्मिक अवसरों पर, सांस्कृतिक पर्वों पर या सामाजिक समारोह में किए जाते थे। भारत में नाटकों का प्रचार बहुत प्राचीन काल से हो रहा है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र फिर से तुम उठा लो, भाई नृत्य की तुम बात करो, संगीत की तुम बात करो, तो इस वाले महाकाव्य को तो तुम मेंशन कर ही देना, तीनों जगह मेंशन हो रहा है। भरत मुनि का वही नाट्य शास्त्र है जिसमें नाट्य विधा या कला विधा से संबंधित ग्रंथ है ये। ठीक है, इसके बाद में देखिए रामायण महाभारत आदि में नाट्य कला का विवरण देखने को मिलता है। नाटक अपने आप में संपूर्ण विधा है जिसमें अभिनय, संवाद, कविता, संगीत सारा कुछ हमें देखने को मिल जाता है। अरे बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई देगा, है ना, नैपथ्य से आवाज आ रही है, नैपथ्य से संगीत बज रहा है ना, तो ये सारी की सारी चीजें हमें नाटक के अंदर समावेशित होती दिखती है। प्राचीन भारत में बुद्ध व महावीर के काल में नाटक उनके धर्म के सिद्धांत व उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाने का माध्यम था। इसके साथ साथ देखिए अगर 10वीं शताब्दी की तुम बात करोगे तो तब तक शिक्षित लोगों की भाषा संस्कृत थी। अच्छा, नाटक भी किस भाषा में होने थे, संस्कृत में। कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार थे जो गुप्तकालीन थे। इनका प्रथम नाटक मालविका अग्निमित्रम था जिसके 5 अंक या 5 अध्याय हैं। कालिदास का दूसरा 5 अंकीय नाटक विक्रमोर्वशीय था जिसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 10वीं शताब्दी की बात तक की बात कर रहे हो ना, तो वहां तक संस्कृत का प्रादुर्भाव था, बहुत ज्यादा उसका वर्चस्व था। कालिदास उस समय देखने को मिल रहा है तो उनके नाटक भी हमें देखने को मिलेंगे।
भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व भारत में ये गौरवान्वित स्थान प्राप्त करने वाला नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी रचना भी किसने कर दी थी? कालिदास जी ने करी थी। इस नाटक के 7 अंक के अध्याय है, पूछा नहीं जाता है। इसमें हम कह रहे हैं हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व ऋषि की पालिता कन्या शकुंतला का मिलन, वियोग, पुनर्मिलन, ये सारी एक नाटकीय चित्रण हमें देखने को मिलता है। ये सब चीजें पूछी नहीं जाती तुम्हारे नॉलेज के लिए, बस तुम्हें ये ध्यान रखना ये नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा संस्कृत नाटककारों की बात अगर तुम कर रहे हो तो वहां पे भास को भी तुम याद रखोगे, जो कालिदास के पूर्ववर्ती थे। इन्होंने लगभग 13 नाटकों की रचना की थी। स्वप्नवास दत्ता, बाल चरित्र इनके प्रमुख नाटक हैं। नाटकों के माध्यम से हम देखते हैं सामाजिक जीवन, तत्कालिक स्थिति, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इन सब की परिचर्चाएं हमें देखने को मिल जाएंगी। बच्चों आज से लगभग 1600 वर्ष पहले गुप्त काल के अन्य नाटककारों की बात करें तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम तथा शूद्रक ने मच्छकटिकम नामक नाटक लिखा था। तो ये तो हो गया हमारे गुप्तकालीन। ठीक है, कालिदास की तुम बात कर लोगे, उनके नाटकों को तुम याद रख लोगे, बाकी सारी चीजें तुम्हें बीच में अगर टिप्पणात्मक बड़ा प्रश्न लिखवा रहा है तो बाकी चीजें तो बहुत आसान है लिखना। बस तुम्हें ये जो नाटककार हैं उनके जो प्रमुख नाटक हैं, जैसे भास की बात करी हमने, यहाँ पे जो विशाख दत्त है उनकी बात करी, शूद्रक की बात करी, कालिदास जी की बात करी, तो इनके नेम्स एंड इनके द्वारा लिखित जो नाटक हैं वो तुम्हें ध्यान रखना होंगे। फिर तो चाहे तुमसे कितने ही पेज लिख पाओ तुम आसानी से लिख सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए, सम्राट हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना कर दी थी। भवभूति ने मालती माधव, महावीर चरित्र, कन्नौज के दरबारी लेखक राजशेखर का बाल रामायण, बाल भारत, कपूर मंजली, ये सारे के सारे ऐतिहासिक नाटक प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नाटक की जो शैलियां हैं वो प्राचीन काल से ही भारत में चली आ रही हैं। तो कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है नाटक में, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो भाई कुछ भी नहीं करना, देखो इन टॉपिक्स की जो अप्रोच है, चाहे संगीत की बात करो, नृत्य कला की बात करो, चाहे नाटक की बात करो, तो अप्रोच क्या कहती है कि तुम्हें बस उस समय के फेमस पॉपुलर जो नाटक हैं, नृत्य कलाएं हैं या संगीत की शैलियां हैं, उनके बारे में ध्यान रखना है, उनकी विशेषताओं के बारे में ध्यान रखना है। राज्यों के अनुसार प्रमुख लोक नाट्य की बात करें तो कश्मीर की बात कर रहे हो तुम, तो कश्मीर में भांड पाथर, ब्रज रोहतक व हाथरस का स्वांग, उत्तर प्रदेश का बात करोगे तो नौटंकी रास, गुजरात राजस्थान में भवाई, बंगाल का जात्रा कीर्तनिया नाटक है वो, और इसके साथ साथ देखिए मध्य प्रदेश का माच, असम का भावना, महाराष्ट्र का तमाशा लातिड़, कोकण व गोवा का दशावतार, केरल का कृष्णाट्टम, मुडियट्टू, कुटियाट्टम, तमिलनाडु का कर्नाटक यक्षगान। तो देखिए यक्षगान, देखिए अगर तमिलनाडु और कर्नाटक की तुम बात कर रहे हो तो ये यक्षगान है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है ना। वैसे तो सारे के सारे 11 टॉपिक्स ही हैं, तो वो तुम एक बार देख लोगे कि भाई किस स्टेट्स में कौन सा नाटक महत्वपूर्ण भाग रख रहा है, महत्वपूर्णता दे रहा है, वो वाली चीज वहां से निकल करके आती है। बच्चों इसके साथ साथ अगर हम कंक्लूजन निकालते तो लास्ट में ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में हिंदी के प्रमुख नाटककार व नाटक हैं उनके भारतेंदु के नाटक सत्य हरिश्चंद्र, अंधेरी नगरी, जयशंकर प्रसाद के चंद्रावल, अजातशत्रु, राज्यश्री, ये प्रमुख हैं। तो आधुनिकता में भी हमने देख लिया। देखो अब अगर नाटक की तुम बात कर रहे हो तो प्राचीन काल से स्टार्ट कर रहे हो, मध्यकाल में तुमने देखा कई सारे राजाओं के समय में लिखे गए नाटकों को भी देखा, और एट लास्ट हमने जो कंक्लूजन निकाला वहां पर हमने आधुनिक भारत को भी टच कर लिया। तो इस प्रकार से जो हम कह रहे थे कि भारत में प्रस्तुति कलाएं हैं, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे नृत्य के माध्यम से हो, चाहे नाटक के माध्यम से हो, वो सारी की सारी हमने क्लियर कर ली। तो चलिए कुछ पाठगत प्रश्नों को देख लिया जाए। नाटक की डेफिनेशन पूछी जाएगी। नाटक काव्य का एक ऐसा रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं बल्कि देख करके भी जो भावनाएं हैं उनको समझ बनाने में सहायता प्रदान करता है, अर्थात मनोरंजन करता है, और इसे हम नाटक या दृश्य काव्य के नाम से जानते हैं। तो ये डेफिनेशन बड़ी आसान है, केवल शब्दों का जाल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे भाई नाटक तुम किसे समझते हो? नाटक हम ये समझते हैं सुन भी सकते हैं, समझ भी पा रहे हैं और साथ साथ उसे देख भी पा रहे हैं, तो वही तो नाटक है ना। तो इसे दृश्य काव्य कहा जाता है। बस शब्दों का जाल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भास कौन थे और इनके 2 नाटकों के नाम? तो भास संस्कृत के नाटककारों में भास का नाम महत्वपूर्ण है, जो कालिदास के पूर्ववर्ती थे, और इन्होंने लगभग 13 नाटकों की रचना की थी, जिनमें स्वप्नवास दत्ता, बाल चरित्र, ये प्रमुख नाटक है। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कालिदास के किन्हीं दो नाटकों के नाम। तो कालिदास जी की अगर तुम बात कर रहे हो तो दो नाटकों के नाम सीधे सीधे लिख दोगे, विक्रम मौर्वश्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद में हमारा अंतिम प्रश्न है कश्मीर व महाराष्ट्र के प्रमुख नाटकों के नाम बताइए। तो देखो, जब हमने 11 टॉपिक्स देखे थे, अलग अलग स्टेट्स देखे थे, अलग अलग पैलेसेस देखे थे, वहां के पॉपुलर नाटक देखे थे, तो कश्मीर और महाराष्ट्र की बात कर रहे हो तो भांड पाथर और तमाशा लाड़ित की बात कर लो। ऐसे राजस्थान और गुजरात की बात कर रहे हो, भवाई मेंशन कर सकते हैं। कर्नाटक तमिलनाडु की बात कर रहे हो, यक्षगान लिख सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देख ली थी। उम्मीद करता हूं कि भारत की जो प्राचीन कलाएं हैं उसको लेकर के संगीत, नृत्य, नाटक, जो हमारे टॉपिक्स थे, इनको हमने अच्छे से क्लियर किया। बनने वाले संभावित प्रश्न, पाठगत प्रश्न और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने टच किया है। और ये सारा टॉपिक में से जो जितना हम छांट सकते थे, जितना हम सार बना सकते थे हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजों का, वो हमने यहाँ पे समझ बना लिए। बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।